बोला था, किया तुमने? हाँ, इंडक्टिव वाला। फिर डिस्कशन अपन एंड में कर लेंगे। हम डिस्कस करेंगे सीपी नंबर 3। कुछ होमवर्क दिया होगा। कौन कौन सा डीपी बोला था आपको मैंने? 4 और 5? 4 भी तो करना है, 4 एंड 5 है ना, और 6 भी तो करना है। एक सेकेंड, ये 5 दो कैसे आ गए हैं? 5 एक और पे 5 नंबर है ना, ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो है इसमें 5 लिखा हुआ है मेरे ऊपर, तुम्हारे पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 5 है। अच्छा, मेरे पास तो एरोमेटिक ही क्या कर रखा है। एरोमेटिक वाले 3 डीपी नहीं है क्या? कितना है? हाँ, बस 4 है, एक ही है। एरोमेटिक का कितना है? एक सेकेंड यार, देखो एरोमेटिक वाले मेरे पास 4 5 6 है, और ये अल्फा एच वाला भी 5 लिखा हुआ है, तो गलती की हुई है ना, यानी 7 होना चाहिए था ये। पर चलो कोई नहीं, इसको 7 मान लो, है ना, तो ठीक है। यस यस यस। अच्छा, एक मैंने आपको ये सीपीपी भी बोला था, किया तुमने? कौन से वाला था ये? इंडक्टिव वाला। हाँ, इंडक्टिव वाला था बच्चों। चलो सही है सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर डिस्कशन अपन एंड में कर लेंगे, या शुरू में कर लेते हैं, एंड का कोई मतलब नहीं है, साथ साथ करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सीपी नंबर 3। सीपी नंबर 3 में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। और सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं। पहले वाला जो है, इसका आंसर आएगा, ए का आएगा प्लस आई, बी का आएगा माइनस आई, बी का माइनस आई आएगा, सी का आएगा माइनस आई, डी का भी माइनस आई, ई का आएगा माइनस आई, एफ का आएगा प्लस आई, जी का आएगा माइनस आई। मेरे में तो जी भी 2 बार दिया हुआ है, आपके में 2 बार है क्या? अच्छा, दूसरे वाला जी का प्लस आई, एच का भी प्लस आई, ड्यूटेरियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आई करेगा वो। जे में शो करेगा माइनस आई, के में शो करेगा माइनस आई, एल में शो करेगा कुछ नहीं करेगा, दोनों सेम है तो उसमें कुछ भी शो नहीं करेगा। सेकंड वाले में, अच्छा फर्स्ट में कोई डाउट है? फर्स्ट में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट में किसी को कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सेकंड में 1 to 9 कोई भी शंका किसी को? अच्छा, इसमें मैं आंसर बताता हूँ। सेकंड वाले में फर्स्ट में आएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सॉरी हाँ सही है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये क्लास में करवा भी रखा है। सेकंड में आएगा सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, थर्ड में सी बी ए, फोर्थ में डी सी बी ए, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। भाई जितना बड़ा ग्रुप आ रहा है उतना ज्यादा प्लस आई शो करेगा, है ना। आ जाओ आ जाओ जल्दी, आ जाओ बच्चों, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लेट मत किया करो। हाँ जी, अब यहाँ पे ड्यूटेरियम वाला ये छोड़ दो, ये यूजफुल नहीं है। 5वां 6वां और 7वां 8वां छोड़ दो, इट्स नॉट यूजफुल। इवन 7th एज वेल, ये आता तो है नहीं, नीट के हिसाब से काम का नहीं है, पता नहीं क्यों गलती से डल गया, है ना। 9th की बात करें तो 9th में आएगा डी सी बी ए, डी सी बी ए। हाँ जी, सेकंड में कोई भी डाउट? सेकंड वाला कोई भी ऑप्शन किसी को? ओके। थर्ड में, हाँ भाई थर्ड में आई थिंक आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है ना। बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? ए के बाद कौन होता है? बी के बाद कौन होता है? एफ, मतलब सी होता है, और फिर कौन सा होता है? डी होता है, तो ए बी सी डी आएगा। सेकंड वाले में भी ऑर्डर आपका काम आएगा। सेकंड वाले में कौन सा आएगा सबसे ज्यादा? ए के बाद बी के बाद सी। थर्ड में भी एबीसी आएगा। फोर्थ में आएगा डी सी बी ए, है ना, क्योंकि डी में देखो CF3 है भाई। थर्ड वाला भाई CF3 ABC, F3 है ना, फ्लोरीन, गुलशन ग्रोवर, तो फ्लोरीन तो ज्यादा विड्रॉइंग होगा ना। अच्छा सॉरी ACB, हाँ वो जोश में मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, है ना, माफ कर दो। ACB एंटी करप्शन ब्यूरो आएगा। 5वें में CBA है ना, ये बात है बस। ओके चलो बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डीपी नंबर 4। फोर्थ में अच्छा इसके आंसर तो होंगे ना आपके पास? आंसर तो है ना?
आंसर नहीं है, है? आंसर भी कौन बताएगा भाई? आंसर तो होने चाहिए, क्या कर रखा है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको आंसर मिल जाएंगे, या आपको आज भी मिल सकते हैं, और फिर अपन डिस्कशन करेंगे। बिना आंसर के तो फिर मेरे को बताने में टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो आंसर की आपको मिल जाएगी। तो दो बातें हैं, कौन कौन सी? एक तो आंसर की वाली, और एक कौन सी थी? नंबर ऑफ डीपीपी। ये मेरे को यार तुम चुन्नू याद दिलाना क्लास के बाद, ये तो भूल जाऊंगा यार मैं, है ना? याद दिलाना, मैं फिर उनको बोल दूंगा। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं जिंदगी में थोड़ा सा आगे, जीओसी में आगे चलते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोग कहां पे थे, बता दो मुझे एक बार। हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन, जिसमें हमने बार बार एक बात की थी। कौन सा एच किया था? अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा एच। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया था कार्बोकेटायन में कैसे करते हैं, याद है क्या? कौन सा कॉन्जुगेशन था? कार्बोकेटायन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं? हाँ, सिग्मा पी। कौन सा है? सिग्मा पी। ओके, चलो सही है। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स यार थोड़ा इरेगुलर टाइप है, जैसे आप लास्ट टाइम नहीं आए थे, शायद आप में से भी एक दो बच्चे नहीं आए थे, है ना? मतलब ऐसा मत किया करो यार, मतलब आपका ही नुकसान है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा तो करियर बना हुआ है ना? आपको अपना आगे, मतलब ऑर्गेनिक में सब जुड़ा हुआ है, मैंने पहले ही बताया है। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली फ्लो में नहीं करोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा, इतनी सी बात है। मतलब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अनलेस इमरजेंसी है, हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए, पहले तो हेल्थ का ध्यान रखो कि बीमार होना ही ना पड़े, है ना? लेकिन कोशिश करो यार, मतलब नेवर मिस अ सिंगल क्लास, राइट? चाहे किसी क्लास में कभी कभी दिन होता है जिस दिन थोड़ा कम मन होता है, तो शायद थोड़ा हमें कम समझ आता है, या पर कोई बात नहीं, आओ जरूर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक, बस आप समझ रहे हो, जानते हो यार मैं क्या बताऊं, है ना? तो टेक केयर यार, इस बात का ध्यान रखो। चलो बच्चों, है ना? क्योंकि फिर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आगे कुछ समझाऊंगा, मान लो आपको पुराना आता नहीं है, तो यार मेरी मेहनत का थोड़ा मतलब नुकसान है, मतलब फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं टाइम आपको दे रहा हूं उसका आपको इमेंस बेनिफिट हो, है ना? तो यार देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में कैसे होता है ये मैंने बता दिया था। एक बार क्या क्या लिखवा दिया था मुझे, एक बार तुम दिखा दो, तुम दिखा दो जल्दी से, क्या क्या होता है, और बेसिक 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 कर लिया था। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो यही सेम चीज जो है ना, फ्री रेडिकल में भी होती है ना? लिख लेना इस बात को। सिमिलरली इट टेक्स प्लेस, सिमिलरली इट टेक्स प्लेस इन फ्री रेडिकल एज वेल, सिमिलरली इट टेक्स प्लेस इन फ्री रेडिकल एज वेल। तो अगर हमारे सामने इस तरीके से फ्री रेडिकल आता है, तो यहां पे अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करते हैं, तो इन अ वेरी सिमिलर वे द ऑर्डर विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर आएगा 1 डिग्री। इतना सा बात है, बहुत सिंपल होता है ना? एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है इससे रिलेटेड, तो वो हम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां होगा, है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सिमिलर सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम, है ना? तो आप बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होगा? इनको लिख लो जल्दी से एंड थिंक अबाउट इट। मैंने उसी का थोड़ा सा नीट में जो क्वेश्चन आया था उसी का थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है ना? देखते कौन कौन आप में से सही करता है। सही करते हो तो सीधा +4 हो गया आपका, मतलब, है ना? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। ऑप्शन जो है वो ऐसे आएंगे, ए एंड बी एंड सी एंड डी, इस तरीके से, है ना? तो अभी ऑप्शन में दे नहीं रहा हूं, आप सिंपली इसमें बताओ कौन कौन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे।
टाइम इतना ही मिलेगा, इतना टाइम थोड़ी मिलता है नीट में यार, क्या बात कर रहे हो? ABCD में बोलो, ए शो करेगा, ये शो करेगा, पक्का? गर्ल्स तुम भी बोल लिया करो, बोलो, आवाज निकालो, कहां गई आवाज तुम्हारी? हाँ भाई करेगा, तुम बोलो, आवाज ही नहीं आई। तो बी शो करेगा, क्योंकि इसके बाद देखो क्या अवेलेबल है, अल्फा एच। यहां से नहीं हो पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहां पे पाई बॉन्ड लगाना फेवरेबल नहीं है, एज यहां पाई बॉन्ड आने से कौन सा रूल वॉलेट हो जाएगा, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल अपन ने बताया था क्या? नहीं बताया होगा, चलो वो मैं अलग से बता दूंगा, पर यहां की वजह से नहीं शो हो रहा, यहां की वजह से हो रहा है, वो छोड़ो। ये शो करेगा सी, बोलो गर्ल्स, सबकी आवाज आनी चाहिए ना, तो यहां पे शो नहीं करेगा। ये शो करेगा, क्या इसमें अल्फा एच है? बहुत बढ़िया, तो ऐसे हो रहा है। अब यहां पे हम देखने वाले हैं एल्कीन्स के अंदर और बेंजीन्स वगैरह में हाइपर कॉन्जुगेशन किस प्रकार होता है। जल्दी से लिख लो, HC हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन स्लैश बेंजीन स्लैश बेंजीन एल्कीन बेंजीन वगैरह में सब सिमिलर सा काम रहता है। तो भाई देखो, इन दोनों में अपने को देखना है, क्या देखना है, कैसे सोचा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो देखो फंडा ऐसा है, यहां पे इसको बॉन्ड लेंथ को A मान लेते हैं, इस बॉन्ड लेंथ को B मान लेते हैं। बॉन्ड लेंथ आप सभी जानना चाहिए आप सभी को कि भाई दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां पे A और B, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो होना क्या चाहिए, A और B क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिकॉज एज A, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। लेकिन जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिंदगी में बहुत बार जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। तो यहां पे ये नहीं पाया गया, तो की है ये। असल में क्या मिला, असल में मिला B ग्रेटर देन A, यानी यहां पे डिस्टेंस ज्यादा था, यहां पे क्या था, कम था। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन पास, मतलब एटम्स पास आते हैं, बिकॉज डेंसिटी बीच में क्या होती है, ज्यादा होती है। एक तरह से माइनस ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो प्लस को क्या आना पड़ता है, पास। तो यहां पे ऐसा अब क्यों हो गया, वाई B ग्रेटर देन A हुआ कैसे? तो अब देखो, आप ध्यान से, गांव के वासियों ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख सकते हो कि इसके पास क्या है, अल्फा एच है, यहां अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच होने से कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब वो एक्सप्लेन होगा विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि क्यों हमने सोचा, नहीं तो ऐसे ही ठीक है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है होता है होता है, अरे भाई सोचा ही क्यों, तो वो आपको फील आई होगी थोड़ा सा। अब एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे हुआ। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे कौन सा बॉन्ड है, पाई, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस में जिंदगी में क्या होता है, रिपल्शन। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी बताओ, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो इसने इसको पुश किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां गया, यहां पे। जैसे ये यहां गया, इस कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ, यानी इस पे चार्ज कौन सा आने लगा, प्लस। प्लस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस। माइनस कौन सा है, ये। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, यहां। तो इसको हम डायरेक्टली किससे कंपेयर करेंगे, रेजोनेंस। कौन से वाला रेजोनेंस, आइए देखिए। यहां पे देखिए आप सभी, किस किस में कॉन्जुगेशन हो रहा है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड आपस में रिपेल कर रहे हैं, जैसे ये इसको धक्का मारता है, ये यहां जाता है और ये यहां आता है। इट इज वेरी सिमिलर टू दिस, यानी कंपेयर दिस टू लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। यहां पे क्या हो रहा है, किसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिग्मा और पाई, बस। यानी इट इज वेरी सिमिलर टू रेजोनेंस, रेजोनेंस जैसा है, रेजोनेंस नहीं है, बस यही हो रहा है। अब देखो, ये होने से क्या हो गया, आप सभी देख सकते हो, ये होने से यहां पाई बॉन्ड टूट गया।
पाई बॉन्ड के टूटने से इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया। यही वजह होती है जिस कारण यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? ज्यादा। यहां पे इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पे H, यहां पे H, और ये जो छोटू था जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे क्या आएगा? प्लस। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड गायब, CH2 पे क्या आएगा? माइनस। तो आप देख सकते हो कि इसकी वजह से यहां पे कैसे पाई बॉन्ड इधर से टूट गया और यहां पे पाई बॉन्ड बन गया। जहां बन गया वहां इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया और यहां पे घटा दिया। बस ये बात है, और तो क्या है, इतना सा है। अब ये बताओ ये प्रोसेस कितनी बार हो सकता है? 3 बार। इसको HA मान लेते हैं, इसको HB मान लेते हैं, इसको HC मान लेते हैं। तो जितने अल्फाइड ज्यादा होंगे उतनी बार ये पाई बॉन्ड टूटेगा, उतनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यानी बस यही बात है, और क्या। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन 3 बार हो रहा है, यहां पे तो हो ही नहीं रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे इसका एप्लीकेशन मैं डायरेक्ट आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, हमारे पास कुछ ऐसा है, तो आप सभी देख सकते हो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो यहां कितना अल्फा एच आ रहा है? 12, 12 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है? 9। यहां पे कितना आ रहा है? 6। जितना अल्फा एच ज्यादा होगा उतना ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे एरिया में डीलोकलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज। उस कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे पहले हो रहा था, जितने अल्फा एच बढ़ रहे थे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा था और स्टेबिलिटी बढ़ रहा था। एक पॉइंट आता है कि डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता क्यों है? तो इसका मैं एग्जांपल एक रियल लाइफ से दूंगा कि मान लीजिए किसी के पास ब्लैक मनी है और मान लीजिए वो ब्लैक मनी फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपीस है, और वो मान लीजिए सारा का सारा ब्लैक मनी किसी एक जगह पे उसने खड्डा खोद के डाल दिया। लो जी, अब वही मान लीजिए 10 करोड़ रुपए उसने 1-1 करोड़ के टुकड़ों में बांट के, या फॉर एग्जांपल 10-10 लाख के टुकड़ों में बांट के 50 जगह उसको मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 100 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप खुद ही समझ सकते हो ज्यादा सेफ कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिटेक्ट करना मुश्किल रहेगा। अगर वही सारा का सारा मसाला एक जगह पे हुआ तो एक बार में ही काम खत्म है। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। सिमिलरली दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इनइक्वालिटी की वजह से होता है। कहीं पे कुछ ज्यादा ही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, कहीं पे पैसा बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत एबंडेंट है, लेकिन कहीं पे खाने तक के लिए रोटी नहीं है। इस कारण सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अगर वही सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जिन भी कंट्रीज में सिविल वॉर होते हैं, परेशानी होती है, वहां वो इसी कारण होती है, बिकॉज इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक आपको यहां पे भी क्लैरिटी आई कि स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है ना। मैंने हमेशा ही बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली कनेक्टेड टू आवर रियल लाइफ्स, सब जुड़ा हुआ है। कभी कभी मुझे फैसिनेशन होता था, यार इतना ज्यादा रियलिटी से कनेक्टेड है कैसे? क्यों? इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये शॉकिंग बात है, हमें लगता है बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन याद रखिए इत्तेफाक जिंदगी में बहुत कम होते हैं, ज्यादातर रियलिटी है, तुक्काबाजी कुछ नहीं है। मतलब फंडा ऐसा है इसका कि हम जो हैं, जस्ट इमेजिन हम सब क्या हैं, ये जो हमारा कॉस्ट्यूम है जो हमें मिला है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होंगी वही प्रॉपर्टी हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, शो करेगी, राइट? तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या करती हैं? मैच करती हैं। तो दैट्स द रीजन। बहुत ही लॉजिकल सी बात है ये। तो ये हो गया, इस तरीके से स्टेबिलिटी हो गया। यहां पे कॉन्जुगेशन आपने देखा, इसको साथ साथ लिख लीजिए। अगला कंपैरिजन करना, वही स्टेबिलिटी वाला। अभी मैं सिंपल करवा रहा हूं, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन वही है, कंपेयर स्टेबिलिटी। क्या चाहिए चुनू तुम्हें? गलत बात है चुनू, दिन के टाइम नहीं, पौआ रात को पीना अपना, अभी नहीं। ओके, इसको लिख लो।
ट्राई करो सभी के सभी। चुन्नू चुन्नू क्वेश्चंस हैं, खटखट करते जाओ। फंडा भैया अल्फा एच वाला। ये दोनों में ए और बी में कौन जीतेगा बोलो, बोलो सभी। हाँ, कितने अल्फा एच आ रहे हैं? 3 3 6, 2 8 और 2 10। यहां पे कितना आ रहा है? 2 और 1 3। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं इन तीनों में ए बी सी में, बोलो सबसे ज्यादा बढ़िया कौन है स्टेबल? हाँ, बी के बाद बोलो, अरे बोलो, सी के बाद ए। यहां अल्फा एच कितना आ रहा है? पक्का? बहुत बढ़िया। इसमें कितना आ रहा है? 1। इसमें कितना आ रहा है? 5। बस इससे आसान क्या ही हो सकता है? बस अल्फा एच कैलकुलेट होना चाहिए। इन दोनों में अल्फा एच सेम है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लेकिन अब ये चीज हम आइसोमेरिज्म में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना देख लो, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये एक दूसरे के पास है। पास है तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन। ये अगर दूर होंगे तो इनमें रिपल्शन क्या होगा? कम। तो यहां पे ये जो फॉर्म है, इसमें जब ये सेम साइड होते हैं दोनों ग्रुप्स, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं सिस। और यहां पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों मिथाइल अपोजिट साइड होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। नेचुरली ट्रांस में इन दोनों में रिपल्शंस क्या होंगे? कम होंगे। तो इन दोनों में अल्फा एच सेम होने के बावजूद बी इज मोर स्टेबल देन ए। और सी क्या होगा लास्ट में? अल्फा एच ही कम थे इस पे। तो यहां पे बी ए सी, दैट इज द ऑर्डर। अगले वाला बोलो। हाँ हाँ, इसमें अल्फा एच ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन वगैरह का स्टेबिलिटी भी कैसे करते हैं, और बेसिकली क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो अपन ने देख लिया। अब देखो, सुनो सभी ध्यान से, बातें बीच में नहीं। यहां पे आपने 3 फैक्टर देख लिए हैं, रेजोनेंस देख लिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया है, इंडक्टिव देख लिया है।
आप सभी को एक बात बता दी गई थी, इन तीनों में डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है रेजोनेंस, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कौन होता है? इंडक्टिव। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो मिक्स रहेंगे, यानी उसमें ओवरऑल जरूरी नहीं सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो, तीनों का एक साथ एप्लीकेशन आएगा। तो आइए अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स ओवरऑल। पहले भी अपन ने किए क्वेश्चन, पर अब मिक्स होके आएंगे, और इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, नीट में कई बार आ जाता है ना। तो लिख लो, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, हाउ टू कंपेयर stability of intermediates। देखो भाई, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हुए लिख लो, यूज RHI रूल, यूज RHI रूल। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव में कौन डोमिनेट करता है आपको पता ही है। अब कैसे लगाएंगे, कुछ सवाल मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपकी कैपेबिलिटी बेटर होती जाएगी। अब लिखते जाओ, खुद भी कोशिश कर लो, है ना, पर लेकिन मैं भी आपको साथ साथ कराता जाऊंगा। धीरे धीरे क्या होगा, आप खुद से ही करते जाओगे। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले ऑब्जर्व करो क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां बेंजीन में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, लेकिन अपने को बेंजीन के अंदर जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा इंटरमीडिएट का क्या हो रहा है। भाई ये जो प्लस है इसका क्या, आप सभी याद रखिए, इन सभी इंटरमीडिएट्स का पर्पस जो है वो है न्यूट्रलिटी। बोलो सभी, बोलो सभी। हाँ, यानी सभी चाहते हैं चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो। हाँ, तो उसमें जो फायदा करेगा जो, तो वो जीत जाएगा और क्या। तो आप सभी देखिए कि इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहां पे अल्फा एच, अब देखो अल्फा एच छोड़ो, पहले रेजोनेंस। यहां बेंजीन के साथ ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस। यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो कौन जीता? तो हमें अल्फा एच देखने का जरूरत नहीं पड़ा, हमें आगे जाना ही नहीं। तो पहले फैक्टर से ही आंसर आ गया, तो अगले फैक्टर पे नहीं जाना। ये अप्रोच होता है, तरीका होता है हर चीज को सॉल्व करने का, मेथड। अगर वो करोगे सब हो जाएगा, मैं आपको बताता रहूंगा ना। दिक्कत क्या है, इन अ वेरी सिमिलर फैशन यू कैन सी कि ये प्लस और ये पाई आपस में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस। यहां ये नहीं हो रहा है, तो इस कारण कौन जीतेगा, बी जीतेगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना होता है। अगले वाले केस में क्या रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है क्या? देखो पहचानना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओ के पास क्या है, हाँ, चाहे दिख नहीं रहा पर उसके पास है। तो यहां पे लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा क्या, रेजोनेंस दोनों जगह हो रहा है क्या? लेकिन रेजोनेंस सेम थोड़ी ना भाई, यहां ऑक्सीजन कर रहा है या नाइट्रोजन कर रहा है? आप ही बताओ, ज्यादा अच्छा डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है।
तो बस बात खत्म है भाई, ये ज्यादा अच्छा डोनर है, तो प्लस चार्ज को ये ज्यादा डोनेट करेगा, बेटर डोनेशन होगा, स्टेबल रहेगा। तो बेटर क्यों है? वैसे तो खैर सिंपली हो गया, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। और जब ये देगा तो किस पे प्लस आएगा? ओ पे। तुम ही बताओ, एन प्लस ओ प्लस, बेटर कौन सा है? एन प्लस। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, उस पे प्लस चार्ज उतना स्टेबल नहीं है। करते जाओ धीरे धीरे, आप समझ रहे हो फंडा क्या होता। अभी करते जाओ, जब मैं पूछूं तब अपनी चोंच को खोलिएगा।
देखो यहां पे अगर हम देखते हैं ये रेडिकल है, रेडिकल का स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसका होता है, कार्बोकेटायन का, क्योंकि दोनों के दोनों भाई जो हैं वो असल में भाई क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही दुखियारे हैं, ठीक है ना, दोनों की सिचुएशन सिमिलर है, दोनों का ऑक्टेट जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जो कैटायन में होता है वैसा ही यहाँ होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में आप चेक करोगे रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या रेजोनेंस से अगला फैक्टर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं, कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा, सेम आ गया, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हमारा आंसर आया, तो अगला फैक्टर कौन सा है, इंडक्टिव में आप बताओ, इथाइल 3 इथाइल है और यहाँ पे 2 मिथाइल है, ज्यादा प्लस आई किसका होगा, 3 इथाइल का, तो कौन जीतेगा, ए। तो यहाँ पे तीसरे फैक्टर से आंसर आया, पहला तो अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर हम अगले पे मूव किए, हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आ गया, तो फिर हमने अगले पे मूव किए, तो आंसर इंडक्टिव से आया। तो इंडक्टिव पे हम तभी गए जब पहले 2 फैक्टर हमारे काम नहीं कर पाए। तो अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए, इन दोनों में ए और बी, ए या बी बोलो, बी होगा। देखो ये रेजोनेंस करेगा, यहां ये प्लस चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखो ये रेजोनेंस जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, पाई बॉन्ड्स में, प्लस चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ओवर हियर, रिंग में हो रहा है। याद रखिए जो हमारा इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना जरूरी है, ना कि पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स तो रेजोनेंस में है ही, लेकिन उस रेजोनेंस का क्या इस इंटरमीडिएट को कुछ भी फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसको तभी फायदा है जब वो खुद भी पूरे एरिया में क्या हो, डीलोकलाइज, बोलो सभी ये शब्द, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैल जाए। यहां कहां फैल रहा है, पाई बॉन्ड खुद ही इंजॉय करे जा रहा है, गलत बात है भैया, बहुत गलत बात है। इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है, देखिए रेजोनेंस बोलो हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, किस किस के बीच में, प्लस और बेंजीन, बहुत बढ़िया, तो सेम ही हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा, वो तो यहां भी है और यहां भी है, फिर तो सेम होना चाहिए, पर सेम हो नहीं सकता। अगला फैक्टर दिमाग में कौन सा आएगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव से इन दोनों में कौन जीत जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये मिथाइल जो है डोनर है और ये प्लस के क्या है, पास है ना। पर असल में बहुत बार अगेन जो हम जिंदगी में सोचते हैं वो होता नहीं है, स्टेबिलिटी एक ही ज्यादा होती है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाई, तो देखो रीजन बताता हूं। ये बताओ असल स्ट्रक्चर जो होता है वो आर एस होता है या आर एच होता है, आर एच याद है क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बताओ ये जो दिया हुआ है ये क्या है, आर एस, क्या है ये, आर एस, आपको क्या चाहिए, हाँ, तो अब हाइब्रिड की बात करें तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस करेगा तो ये प्लस चार्ज यहां से कौन सी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पे, फर्दर रेजोनेंस करके कौन सी पोजीशन पे आएगा, पैरा। ये बताओ जब यहां पोजीशन पे आएगा तो यहां बगल में जो ये एच है इनके साथ ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन। यहां देखते हो पे ये प्लस चार्ज आएगा, पैरा पे आएगा, लेकिन अगर ये मेटा पे आता है, ओ ठीक है, तो मेटा पे नहीं आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का फायदा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहां फायदा दे पा रहा है ना। काम करो जल्दी। हेलो हेलो हेलो, हाँ सही।
हाँ, तो मैंने आपको बताया कि यहां पे इन दोनों में अगर बात करें तो प्लस चार्ज ऊपर वाली पोजीशन पे फिक्स नहीं है, वो ऑर्थो और किस पे आएगा, पैरा पे। यानी जो ग्रुप है आपका जो लगा हुआ है ये कहां लगा होना चाहिए, ऑर्थो या पैरा पे। मेटा पे ये फायदा कर ही नहीं पाएगा, यानी इसका जो प्लस एच है वो ऑर्थो या पैरा पे ऑपरेट हो रहा है, मेटा पे ऑपरेट नहीं हो रहा। मेटा पे क्या ऑपरेट हो रहा है, प्लस आई। तो यहां पे जो ये खुशियां दे पा रहा है उसको, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई से दे पा रहा है, लेकिन यहां पे किससे दे पा रहा है, प्लस एच। डोमिनेटिंग फैक्टर प्लस एच है। तो ऐसे करते हैं, यानी यहां पे जो चार्ज है वो जहां जहां आ रहा है बस वो चेक कर लो। जैसे अब अगला सवाल है, देखो सभी, प्लस चार्ज है, रेजोनेंस भी करेगा। अब ये प्लस चार्ज कहां पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा, घूम फिर के आप यहां पे आएगा। यहां पे अल्फा एच आ रहे, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यहां पे अल्फा एच कितना है, 1। कौन जीतेगा? अगर हम सिंपली इंडक्टिव देखते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, बी आ जाता। पर आपको पता है कि रेजोनेंस सेम हो रहा है, फर्क किस बात में आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। और वो कैसे लग रहा है वो आपने देखा कि प्लस चार्ज यहां नहीं है, यहां के अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से करते हैं इन सवालों को। यहां पे ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये अलग अलग है, एक OH है, एक NH2 है, NO2 है, ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर हमें इन ग्रुप्स के बारे में पता है कि किस तरह का ग्रुप है, उसका नेचर क्या है, प्लस आई प्लस एम क्या है, तो काम हो जाएगा। जैसे यहां केटायन है, आप सभी को अगर ये पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये क्या शो करेगा, प्लस एम, डोमिनेटिंग फैक्टर प्लस एम है। चाहे माइनस आई भी शो करेगा पर डोमिनेटिंग देखोगे ना। RHI में पहले कौन आता है, आर में एम इफेक्ट आया। NO2 आप सभी चेक करोगे तो क्या शो करता है, माइनस एम। CH3 का डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, प्लस एच, और F का क्या होता है, माइनस आई। अब देखो अगर यही नहीं पता है तो बैंड बच गया, कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जुड़ा हुआ है, ये समझ ही नहीं आ सकते, है ना। तो इसलिए जो भी पापी तुम में गलती कर रहा है, अपने करियर से खिलवाड़ कर रहा है, वो ठीक कर ले भाई इसको साथ साथ ही। एक बार ये हाथ से गई तो गई, फिर लगे रहोगे वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस दे दो, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं बनेगा। क्लास का फायदा उठाओ, रियल टाइम इंटरेक्शन का फायदा उठाओ। तो यहां पे आप सीधा देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मुनाफा किसमें है, जो क्या शो करेगा, प्लस एम। फिर अगला कौन सा है, प्लस एच। तो यहां पे सबसे बढ़िया है ए के बाद है सी। अब यहां पे NO2 और F क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन देने वाला, पर ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले हैं। तो जो कम विड्रॉ करेगा वो बेटर है, यानी इसके बाद कौन सा है, डी। और सबसे ज्यादा नुकसान दरिंदा कौन है, NO2, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी पे विड्रॉ करने वाला नुकसान करेगा। प्लस चार्ज वैसे ही बहुत नुकसानदायक है, जख्मी है वो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस पर, और वहीं पे कुछ और मंगते भी आ गए कि मेरे को भी चाहिए, अरे भाई इसके पास है ही नहीं, क्या देगा। तो ऐसे होता है। संडे को आपका टेस्ट था ना, इन दोनों में देखो रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है। फर्क मैं बताना चाहूंगा, यहां ये रिंग पहले से एरोमेटिक है, तो इस प्लस चार्ज का एरोमेटिसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये नहीं भी होता तो भी जिंदगी बेंजीन की क्या चल रही होती, बहुत ही हसीन, चिल। एरोमेटिसिटी मतलब रिलैक्स, मोक्ष प्राप्ति। यहां पे अगर बात करें तो ये प्लस चार्ज जो है ये इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस तो यहां भी था, लेकिन यहां पे इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आई। ये प्लस चार्ज आने की वजह से एरोमेटिसिटी है, अगर यहां प्लस नहीं होता तो रिंग एरोमेटिक नहीं होता। इनमें एक शब्द यूज होता है आपके सिलेबस में, मतलब शब्द तो नहीं आने वाला, बट इनको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक के साथ साथ आयोनिक स्पीसी, जिसमें चार्ज जो होता है वो एरोमेटिक लूप का क्या होता है, पार्ट। तो यहां पे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्वासी। सो व्हेन चार्ज इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक लूप, then it is more effectively distributed, delocalized,
इस बात को लिखने को लिख लेना, थोड़ा सा छोटा सा तो लिखना सही है। When charge is the part of aromatic loop, when charge is the part of aromatic loop, then it is quasi-aromatic. When charge is the part of aromatic loop, then it is quasi-aromatic. तब वो होता है quasi-aromatic, और नॉर्मल वाले से वो ज्यादा स्टेबल है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे याद ही रखना पड़ेगा। यहां पे कायदे से अभी तक RHI की बात करें तो बेंजाइल केटायन है और टर्शरी ब्यूटाइल है। इसका नाम बोलो सभी, बेंजाइल बोलो सभी, और इसका क्या है बोलो सभी, बोलो सभी। हाँ, तो इन दोनों में नेचुरली रेजोनेंस डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन बहुत बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं। यहां पे जो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये पर्टिकुलर केस में इसका स्टेबिलिटी हल्का सा स्लाइटली इससे क्या होता है ज्यादा। रीजन ये है कि यहां पे अल्फा एच कितना आ रहा है 9, यहां पे अल्फा एच कितना है 0, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा हुआ कि ये रेजोनेंस पे भी क्या कर गया डोमिनेट। पर ये अपने आप से आप सोच नहीं सकते, इसलिए पर्टिकुलर एग्जांपल काफी वेल नोन है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी से रिजेंबल करते हुए, ऐसा नहीं कोई भी पकड़ लिया आपने, मान लो ऐसा पकड़ लिया, तब कौन जीतेगा, ये जीतेगा। तो यानी एक पर्टिकुलर केस है जो आपको मैंने बताया है, वो ध्यान रखिए, रिमेंबर दैट, है ना। आर लिख लेना उस पे, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो जब रिवीजन करो तो खास तौर पे उन पे ध्यान रखो। रिवीजन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो हमें ओवरऑल सारा ही रिवाइज करना होता है, लेकिन रिवीजन करते करते एक बहुत बड़ा ब्लंडर हम करते हैं जो मैं चाहता हूं आप ना करो। वो ब्लंडर ये होता है कि रिवीजन करते करते हर बार हम वही पॉइंट्स रिवाइज करते हैं जिनसे हम कंफर्टेबल होते हैं, और जहां जहां हम स्टक होते हैं उस पार्ट को हम हमेशा छोड़ते जाते हैं। यानी जो कमियां हैं वो हर बार रिवीजन में कमियां ही रह जाती हैं। अगर वो कमियां ही रह जाएंगी तो एग्जाम में आप फिर से वो सवाल आपसे छूट जाएंगे, सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए रिवीजन करते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जहां आप अटक रहे हो उस पार्ट को सही जरूर करो, चाहे एंड में करो पर सही जरूर करो। नहीं तो हमेशा क्या होगा, रिवाइज करते करते जो आपको आता है उसी को बार बार आप देखते रह जाओगे और बुरे फंस जाओगे। छोटी छोटी बातें हैं बट इट मैटर्स अ लॉट, बहुत फर्क पड़ता है इस छोटी सी बात का, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पता है मैं खुद ऐसा गलती करता था, रिवीजन कर रहा हूं बार बार वही फॉर्मूले बार बार। अरे भाई ये 4-5 फॉर्मूले सभी से पता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाफ एम स्क्वायर है, या ये सब याद ही सभी को, यार mgh सभी को याद है ना। प्रोजेक्टाइल के कई सारा जो फॉर्मूलाज होते हैं वो याद होते हैं, काइनेमेटिक्स के कुछ जो फॉर्मूला रहते हैं वो याद होते हैं, आज भी याद होते हैं, जैसे v = u + at वाला, और भी जो भी सारे के सारे याद होते हैं। ये भी होता है ना, v² = u² + 2as भी होता था क्या, हाँ, और s = ut + ½ at², और इस सब के फिर रिलेशंस बहुत सारे। वही है, एक बॉल को फॉर एग्जांपल अपन ने ऊपर से ड्रॉप किया, नीचे पहुंचने का टाइम उसका कुछ, ये सब तो अपने को नीट एस्पिरेंट्स को तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ऑलवेज, है ना। बस बाकी आपको तो डर लगता है इंटीग्रेशन से, नहीं लगता, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन से दरिंदे हो तुम, है ना। ओके देखो बच्चों, तो भाई यहां पे आप सभी ने ये तो देख लिया, बस बातें नहीं भाई, नहीं, है ना। इन दोनों में देखो, ये हो गया सारा, कर रहे हो भी, कर लो भाई, जल्दी कर लो, ये यहां तक सारे कर लो। 5 वाला बताऊंगा अभी, है ना, अभी सभी कर लें एक बार थोड़ा, क्योंकि अभी हम मेनली कार्बोकेटायन देखा है अपन ने, फ्री रेडिकल देख रहे हैं, फिर अपन कौन सा देखेंगे, कार्बोनाइन। क्वेश्चन कार्बोनाइन से भी आ जाता है।
यस एवरीवन, बोलो ए अभी बी होता है यार। देखो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, एरोमेटिक दोनों है, लेकिन यहां रेजोनेंस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। यहां पे कितने सारे एटम्स पे प्लस चार्ज जा रहा है भाई, तो यहां पे नंबर ऑफ आरएस इसमें बनाओगे तो आएगा 3, इसमें आएंगे 7, तो 7 एटम्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी पर एटम चार्ज क्या होगा, लेस। यहां पर एटम चार्ज कितना होगा, 1/3 1/3 1/3, यहां कितना होगा 1/7। समझ जाओ भाई, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलिटी। बोलो सभी, बोलो सभी, यस। पूछना डाउट है, खड़े हो जाओ चुन्नू। नहीं, तभी तो क्लास में आया करो लगातार, बैठो। मैंने आपको प्लेनैरिटी वाला एक क्वेश्चन बताया था, कौन से वाला, सीओटी, याद है आपको? हाँ, उसके अलावा अपने आप से मत सोचिएगा कि कहां पे आउट ऑफ प्लेन है, कहां पे नहीं है। एक वो है और एक और है, मैं जो आपको बता देता हूं, जो मैंने उस समय नहीं बताया था। वो वैसे आने के चांस नीट में थोड़ा कम है, बट क्योंकि वो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, बट देयर इज वन मोर एग्जाम्पल जो काफी रिकॉग्नाइज्ड है। और भी होते हैं लेकिन आपके काम के नहीं है, तो आपको वो अननेसेसरी थॉट्स ही नहीं लाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे जेई हो चाहे नीट हो, बहुत सारा अननेसेसरी ऐसा ऐसा पढ़ा दिया जाता है जिसका नीट से खास तौर पे कोई भी लेने देना नहीं। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, पहले फिर भी आ जाते थे, अब तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। इट बिकम्स मच इजियर। जबरदस्ती टीचर, मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा मतलब पाप किया जाता है, गलती करते हैं टीचर्स और बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है ये, लेकिन अपन नहीं करेंगे ना। अपन पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आपका कंटेंट जो है वो आपको बुलसाई मतलब बहुत ही रिलेवेंट मिले, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं, वो एडिशनल स्टफ जानने से नुकसान पता क्या है, ना तो वो कभी एग्जाम में आएगा, प्लस एक्स्ट्रा चीजें दिमाग में आएगी तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो जो आता है वो भी नहीं होगा। तो यानी सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा फायदा नहीं करता है, नॉट ऑलवेज, है ना। तो ध्यान रखिए। टीचर्स क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कंपटीशन होता है आपस में, उस कारण बच्चे क्या करते हैं, आप जानते ही हो, कंटेंट कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहां तो मेरा इंस्टीट्यूट है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आपको वही कराऊंगा जो आपके लिए सही होगा। आई डोंट बिलीव कि कंपैरिजन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो आपके लिए सही है, बेस्ट है, वो करना है। लेकिन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जब टीचर्स में आपस में कंपटीशन होता है तो वो बच्चे को एक्स्ट्रा 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 कराते रहते हैं, उस कारण सिलेबस भी डिले हो जाता है, प्लस जो काम की चीज है उस पर फोकस बच्चा कर ही नहीं पाता, फंस जाता है। ये बहुत कुछ होता है टीचर्स के इंटरनल कंपटीशन की वजह से, एक तरह से पॉलिटिक्स की वजह से। नुकसान किसका हुआ, बच्चे का। बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। केमिस्ट्री सब में ही होता होगा, केमिस्ट्री में लेकिन काफी होता है। तो यहां पे ये वाला जो एग्जांपल है अलग से नोट कर लीजिए, ये भी नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। अब क्या पता एडिशनली, वैसे ये तो आने की चांस कम है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है ना। तो बोलो इसमें, हाँ नहीं समझ पा रहे कैसे करना है। देखो रेजोनेंस यहां भी नहीं है, रेजोनेंस यहां भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन यहां हो रहा है, यहां पे ठीक से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे ये प्लस चार्ज कौन से कार्बन पे है, पाई बॉन्डेड कार्बन पे। आप इसको सीधा भी कर सकते थे डायरेक्ट, कैसे, यहां जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पे प्लस आने से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड आने से sp। आप ही बताओ, इट्स लाइक एक n पे प्लस है, एक O पे प्लस है, आप बताओ बेटर कौन सा है, n पे प्लस। तो एक कार्बन, दोनों कार्बन तो है पर दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, अलग होगा, तो इसका कम है तो ये बेटर है नहीं हो, यानी बिना RHI से भी हो गया ये डायरेक्ट, क्योंकि एटम ही अलग है। एटम दोनों कार्बन है, लेकिन एक कार्बन जब पाई बॉन्ड आने से उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको ये भी अगर पता भी नहीं ना कौन सा है, वो छोड़ो, पाई बॉन्ड आने से प्लस अनस्टेबल हो जाएगा और ज्यादा। हाँ जी, अगले वाला बोलो, बोलो। हाँ, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या,
अगला क्या होता है, हाई। इसमें कितने अल्फा एच हैं, 9। इस वाले में कितने, 6। 9 और 6 कौन जीतेगा, 9 वाला। यस, 3 डिग्री 2 डिग्री। तो बहुत बार आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन ना देके वो क्या देता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो उससे हो जाता है। ये अगेन एडिशनल है, आने के चांस कम है। देखो ऐसा नहीं कि अपन एडिशनल करते ही नहीं है, अपन कर लेते हैं थोड़ा बाउंड्री पे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राइट। जैसे ये आने के चांस नेग्लिजिबल है, पर इतना पॉपुलर है कि ठीक है चलो बस एक आधा कर लो, थोड़ा थोड़ा बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, पर ये नहीं कि स्टेडियम से बाहर निकल गए, बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो यहां पे इन दोनों में पता है ये जीतता है। अब यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस भी नहीं है, फिर भी ये ठुल्लू जीत गया। तो अब इसके बारे में अपने को ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि टाइम और वेस्ट होगा। आप तो बस याद रख लीजिए कि ये स्पेशल केस होता है, सीपीएम कैटायन इसको बोलते हैं। सीपीएम का फुल फॉर्म बोलो क्या होता है, आप बोलो, शिवानी नहीं सोच पा रहे, आप बोलो, नहीं सोच पा रहे, सोचो, इधर चुन तुम। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है ना, सीपीएम स्टैंड्स फॉर दैट। तो सीपीएम कैटायन जो होता है ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल है। पर अब इसके बारे में अपन गाथाएं ज्ञान फालतू का नहीं देने वाले, क्यों हो गया क्या हो गया, इसमें कई सारे रीजन होते हैं। इसको सिग्मा पी रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस और भी बहुत सारे फैक्टर बोलते हैं, पर इट डजंट मैटर, राइट। मुझे आपको ये नॉलेज शो ऑफ करके कुछ नहीं मिलने वाला, आपका ही नुकसान है ना, ठीक है। तो बस इतना बता दिया ताकि आपके कोई मजे ना ले पाए, है ना, कि अरे भाई देख ये पता है तेरे को। तो इन सब चीजों से परेशान मत होना, क्या पता है क्या नहीं पता है, उनको बोलते ना मुझे इतना पता है जो नीट में आएगा, है ना, तू कर आराम से, कर तू, है ना। तो बी फोकस्ड, वेरी क्लियर। कभी भी इस चीज में इंडल्ज मत होना कंपैरिजन में कि भाई तेरे नोट्स में क्या मेरे नोट्स में क्या, ये सब फालतू की चीजें हैं। इट्स वेरी सिंपल, आपसे पीवाईक्यू ठीक से बनना चाहिए, मॉक टेस्ट में स्कोर आना चाहिए, दिस इज द ऑल थिंग विच मैटर्स, बाकी कुछ और मैटर नहीं करता है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कार्बन आयंस ले रहा हूं, एंड कार्बन आयंस जो है ये अपने को करने हैं, और क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो आप सभी को पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कैसा ग्रुप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ताकि माइनस चार्ज बढ़े या कम हो जाए। हाँ बस अब उसी में वही आरएचआई का एप्लीकेशन करते हैं, और क्या। लेट अस स्टार्ट, लिखते जाओ। ये तो सबसे बेसिक सवाल, ये सभी को पता है, याद है ना, ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई। प्लस आई ग्रुप माइनस चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। तो प्लस आई प्लस एच प्लस एम विल डिस्टेबलाइज, माइनस आई माइनस एम विल स्टेबलाइज, राइट। तो देने वाले जो है डोनर जो है नुकसान करेंगे, और विड्रॉइंग विल स्टेबलाइज। तो लिख लो ग्रुप शोइंग माइनस आई कॉमा माइनस एम, ग्रुप शोइंग माइनस आई कॉमा माइनस एम विल स्टेबलाइज कार्बन आयन, विल स्टेबलाइज कार्बन आयन। बस इतनी सी बात है। आइए वही उसी तरीके सिमिलर वे है, बस फर्क इतना ही है, वहां पे डोनेटिंग फायदा करते हैं, यहां पे कौन फायदा कर रहा है, विड्रॉइंग, ये है। करो करो आगे, और भी करेंगे अपन।
यहां पे इन एबीसी में देखो, बोलो कौन जीतेगा सबसे पहले? बी के बाद? अरे भाई ये रेजोनेंस कर रहा है क्या? ये रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो लास्ट में आएगा ही। अब यहां पे इन दोनों में आप चेक करोगे तो रेजोनेंस से अगला फैक्टर क्या होता है? हाइपर। लेकिन नेगेटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करता है, तो अगला फैक्टर क्या है? इंडक्टिव। आप सभी देख सकते हो यहां कार्बोनाइन 3 डिग्री है और यहां पे कौन सा है? 2 डिग्री। तो इन दोनों में कार्बोनाइन में बेटर कौन सा होता है? 2 डिग्री। केटायन होता तो कौन होता? 3 डिग्री। हेंस ए और बी में कौन जीता? बी। बी के बाद ए के बाद सी। ये बात ठीक है। अब ये तुमसे सही होना चाहिए अगले वाला, केयरफुली। नेक्स्ट वाला, क्योंकि इस तरह का मैंने प्लस में कराया था आपको। हाँ, ए या बी? अरे भाई भूल जाते हो यार रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, पर यहां पे चार्ज एरोमेटिक लूप का पार्ट है। क्या बोलते हैं इसको? क्वासी एरोमेटिक, है ना? तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज चार्ज एरोमेटिक लूप का हिस्सा है। अच्छा, एक और चीज मैं आप सभी को भी और सभी स्टूडेंट्स को इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में जगाना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही गलत चीज हो रही है यूट्यूब पे और भी बहुत जगह पे, मतलब खासतौर पे ऑनलाइन, कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को खासतौर पे वो उन टीचर से ज्यादा इंप्रेस होते हैं या इंस्पायर होते हैं जो उनको झूठी होप्स देते हैं और लगातार बस बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि तू कर पाएगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? मोटिवेट होना या करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां फंसती है कि उसके बाद स्टूडेंट को बस चाहिए यही, बार बार उनको कोई दिलासा दिला दे कि तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा, तू मचा देगा, तुझमें है वो बात, तुझमें है वो दम। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो उसके बाद करता कुछ नहीं है, वो सिंपली क्या करता है? बस सुनता है और मोटिवेट हो जाता है, यस। फिर जब रियलिटी सामने आती है, जब रियल में क्वेश्चंस करने हैं, रियल में रिवीजन करना है, रियल में मॉक टेस्ट देना है, वहां पे वो स्टूडेंट फैल जाता है, वहीं पे गायब, सब मामला खत्म, टाटा बाय बाय। और उसके बाद फिर से उसको क्या चाहिए? थोड़ी देर के बाद मोटिवेशन। तो उससे क्या होता है? उसको लगातार चाहिए कि उसके लगातार जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते रहें और बस उसको एक डोपामीन मिलता रहे, बस इतना ही चाहिए होता है। और उसके बाद फिर से, तो जो मोटिवेट कर रहे हैं उनकी गलती मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी है ये प्रोसेस आप सभी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बस कोई दिलासा दिला दे, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा हल्का सा अच्छा फील करा दे, उनको बस वही चाहिए, इमोशनली कुछ बोल दे वही चाहिए, उनको रियल काम से मतलब नहीं है। बहुत लोगों का धंधा इसी पे चल रहा है, जस्ट स्टूडेंट्स को इमोशनली एक तरह से मैनिपुलेट करना। लेट मी बी वेरी क्लियर, वो स्टूडेंट्स के इमोशन के साथ सॉर्ट ऑफ खेल ज्यादा रहे, लगातार सिर्फ इसी बारे में बात आती है, सिर्फ ऐसे ही एक तरह से यू कैन से होलो मोटिवेशन। रियल वर्क जो है, जो करना पड़ेगा, वो कोई नहीं बताता, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स को ज्यादातर को वो सुनना भी नहीं है, उनको नहीं मतलब है कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उस चीज से मतलब ही नहीं है। उस पर व्यूज कम आएंगे ना, व्यूज किस बात पे आएंगे? जब बोला जाएगा कि तू फोड़ेगा, तू मचाएगा, तू कर सकता है, तुझमें है वो बात, अभी भी बाकी है, अभी भी ये कर सकता है। somebody, मैं बता रहा हूं आपको, इतना मैं आपके सामने आज खुल के बताना चाहूंगा, somebody very big said when नीट का पेपर हुआ पिछले साल वाला, पिछली बार वाला, and somebody said के मतलब इन द सेंस इन अ इमोशनल वे कि बहुत बड़ा हमें दर्द हुआ है और ये हुआ है, हम फिर से फाइट मारेंगे। अब एक बात बताओ, हम यानी ये कहने का तात्पर्य क्या है? बच्चा खुश हो जाएगा, बच्चा एकदम से खुश हो जाएगा कि चलो यार मेरे इमोशंस जो है इस समय बहुत दुखी हूं और मेरे को सपोर्ट किया गया है। लेकिन असल में आप समझ रहे हो गहराई में साजिश क्या है? साजिश ये है कि बच्चा हमसे इमोशनली अटैच हो जाएगा, तो अब तुम दोबारा फाइट मारोगे, इसका मतलब तुम्हें दोबारा ड्रॉप करना चाहिए। अब जब वो ड्रॉप करने की सोचेगा तो जिससे वो इमोशनली अटैच्ड है उसके बारे में ही सोचेगा क्या? बहुत बड़ा धंधा बना लिया गया है, इमोशंस का व्यापार कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है और ये सभी को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
इसी कारण जिन स्टूडेंट्स में एक जो नहीं बने हैं ड्रॉप करने के लिए या नहीं है उनमें बाय द वे वो कुछ और करें, वो जबरदस्ती क्यों इसी चीज में लगे हुए? दे कैन डू समथिंग एल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, राइट? लेकिन अपना बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए सिर्फ यही बोलते रहना इज वेरी बैड एंड सैड। एक्टिंग जो है वैसे कब तक चल पाएगी? कभी तो पाप का घड़ा भरेगा, क्योंकि ये किसके एक्सपेंस पे हो रहा है? बच्चों के एक्सपेंस पे यार। बच्चा अपना करियर दांव पे लगा देता है, अपने पैसे फैमिली के जो है वो सारे दांव पे लग जाते हैं उसके, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो फॉल्स जो होप देना ना, ये सबसे बुरा होता है एडुकेटर्स के पार्ट पे। इससे बड़ा ब्लंडर और पाप कोई भी नहीं है यार। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस चक्कर में, फिर क्योंकि उनमें दम तो होता नहीं और वो ड्रॉप कर लेते हैं बार बार, फिर मेहनत कर नहीं पाते और फिर फैल जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगातार क्या चाहिए होता है? मोटिवेशन। और आप सभी जानते हो कि असल में करना क्या होता है? काम, मेहनत। वीडियोस नहीं देखने होते ज्यादा, अपने को काम ही ज्यादा करना होता है। ये जो क्लास है अभी जो चल रही है, ये जो आप नोट्स बना रहे हो, इस समय जो फोकस कर रहे हो, घर पे जो मेहनत करोगे, यही आपको रिजल्ट दिलाएगी। लेकिन इस बारे में बात नहीं किया जाता ज्यादा, क्योंकि उस पर व्यूज कम आते हैं, है ना? तो इसलिए आप सभी ध्यान रखो यार, कम से कम आप सभी जो एटीपी स्टार के स्टूडेंट्स हो, आप सभी कम से कम बच के रहो। आप सभी अपना फोकस करो इंटेंस, जस्ट ओनली ऑन योर वर्क। वही सबसे इंपॉर्टेंट है यार। उसके बिना कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई नहीं बचाने आएगा, कोई कुछ नहीं। अपन जितना कर सकते उतना करे। बाकी वही बात है कि लाइफ इज मच मोर देन एन एग्जाम, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट और जेई। लाइफ में तो बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग हैं जो जेई नीट है और कुछ भी अच्छा कॉलेज कुछ भी नहीं है, मचा रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। यू ऑल आर ग्रेट, यू विल डू समथिंग ग्रेट, राइट? रिलैक्स होके बस, लेकिन काम जरूर करो, नॉट जस्ट कीप गेटिंग मोटिवेटेड। ये भी वैसे मोटिवेशनल तो था शायद, है ना? लेकिन स्टिल मे बी शायद इन अ डिफरेंट वे, इन अ रियल वे, राइट? जो है वो सामने है, कोई फसाड नहीं है इसमें, राइट? कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बस जो पॉइंट है, जो गलत है, वो तो बताना हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि ये समझ नहीं आता यार। इस समय समझ नहीं आता है। हमें लगता है कि हाँ यार सर तो कितने अच्छे हैं, ओ माय गॉड, ट्रू लव। ऐसा तो हमने किसी को देखा ही नहीं, कितना हमारे लिए सोचते हैं, कितना भावनात्मक है, ओ माय गॉड। लेकिन असल में अगर उसके पीछे कुछ इंटेंशंस छुपे हैं तो दैट इज रॉन्ग, राइट? तो वही है। हाँ जी, कहां पे थे अपन लोग? यहां पे थे। यहां पे ये आपने देखा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। बात ही खत्म है भाई। कंपटीशन में नहीं है, तेरे भाई का कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे इन तीनों में, तो ये एटम्स ही अलग है। ध्यान दीजिए, ये है तो कार्बन्स, लेकिन यहां पे जितना पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा। अब आप ही बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना? क्योंकि देखो, नेगेटिव चार्ज का मतलब कम इलेक्ट्रॉन या ज्यादा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन संभाल पाएगा? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, यानी उसकी पहली मोहब्बत कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और पहली मोहब्बत को कोई भी नहीं भूलता है। बेवड़ों की बात अलग है। तो यहां पे इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे स्टेबल कौन होगा? ए, बिकॉज यहां कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब यहां पे अगेन याद रखिएगा, जब बेंजीन से नेगेटिव चार्ज जुड़ा है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या यहीं पे रहेगा या घूमेगा? कौन सी पोजीशन पे जाता है चार्ज? ऑर्थो एंड पैरा। अब ये बताओ, ऑर्थो एंड पैरा पे किस तरह का ग्रुप लगेगा तो जिंदगी में कुछ फायदा होगा इसमें? माइनस आई मतलब, या माइनस एम मतलब विड्रॉइंग वाला। कैसा चाहिए? विड्रॉइंग। अगर डोनर होगा तो नुकसान होगा, क्योंकि पहले से ही एक्स्ट्रा पराठे खा रखे हैं और ज्यादा खिला रहा है भाई, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा हमें, हम डाइटिंग पे हैं। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है, आप सभी को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या शो करेगा, मतलब क्या चाहिए इसको? विड्रॉइंग।
तो आप सभी इन चारों में देख सकते हैं कि विड्रॉइंग कौन कौन है, NO2 एंड F। तो यहां पे इन दोनों में ज्यादा विड्रॉइंग कौन है, NO2, क्योंकि ये क्या शो करता है, -M, ये क्या शो करता है, -I। इन दोनों में NO2 जो है ये B है, B सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर D आएगा। अब देखो मिथाइल एक डोनर है, +H शो करता है, OH एक डोनर है, +M शो करता है। जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ही नुकसान ज्यादा करेगा। तो यहां पे +H वाला बेटर है एज कंपेयर टू +M। ये सबसे ज्यादा नुकसान करेगा बिकॉज सबसे ज्यादा डोनर वही है। तो जितना विड्रॉइंग ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली, अगर आप इन ग्रुप्स का प्रॉपर्टी जानते हो कि कौन क्या शो करता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। अगली चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन आप खट से ही कर सकते हो, दिमाग में ही करते हैं, जल्दी से देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। मान लो यहाँ NO2 लगा है, एक बार पैरा पे लगा है, एक बार मेटा पे लगा है, आप बताओ कौन जीतेगा। NO2 लगा है, एक बार पैरा या मेटा, कौन जीतेगा, पैरा। समझ गए? क्योंकि अगर NO2 मेटा पे लगा तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे आएगा ही नहीं, अगर आएगा ही नहीं तो उसका -M लगेगा ही नहीं, फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ NO2 लगाने की बात नहीं है, उसे कहां लगा रहे हो वो भी बहुत मायने रखता है। क्लियर है क्या ये बात? तो ये क्वेश्चन वही था ये क्वेश्चन वही था, मुझे पता नहीं था कि मैंने यहां लिखा हुआ है ना। इसको देख लो। करो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट वाला देखते हैं कोई और। अब अपन ने लगभग सारे टाइप के कर लिए, बल्कि जो आते हैं उससे ज्यादा टाइप कर लिया है ना, पर जो आते हैं वो ऑलमोस्ट अपन ने कर लिए। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, वो आपसे शेयर कर लेता हूं, उसका ऑर्डर बताना। इन दोनों में तो क्लियर है ना, ए और बी कौन जीतेगा? अरे बोलो, कॉन्फिडेंस रखो यार। जो बात एक बार डन हो गई, क्लियर हो गई, उसको मतलब फुल कॉन्फिडेंस, उसमें कोई डाउट नहीं, हाँ होगा नहीं होगा। अरे भाई जब बता दिया बात हो गई, आगे बढ़ो उससे, है ना। बी कॉन्फिडेंट। यहां पे बी होगा। ये कौन है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब हाईली अनस्टेबल। याद है ना, आंटी क्या करती है? पुलिस बुलाती है, दिक्कत हो जाती है, अनस्टेबल। तो एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। तो ये नॉर्मल है, ये नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक मतलब पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, ठीक है। और एरोमेटिक मतलब मोक्ष प्राप्ति। तो बेसिकली ये जो अपना रूल था उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। वो रूल ये हो गया एक तरह से, स्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इसका एक्सटेंडेड वर्जन आ गया, है ना। एक्सटेंडेड वर्जन में आगे ए लग गया, ए फॉर एरोमेटिक, है ना। कोई ठुल्लू एप्पल नहीं बोलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल ए कौन है? एंटी एरोमेटिक। तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया और ये स्टेबल हो गया। और बीच में रेजोनेंस नॉर्मल, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, ये नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिसिटी नहीं है इसमें। तो ये हो गया एरिया, याद रखना है एरिया, ठीक। एरिया, रिया, रिया से याद हो जाएगा तुम्हें, है ना। तुम्हें बेवड़ों को तो याद हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें कोई रिया तो नहीं है ना, बस फिर ठीक है ना। ओके, नहीं दिक्कत होती है, मान लो क्लास मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मान लो, और उसमें अगर है तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो फिर तब मैं ट्रिक नहीं बताता हूं हाँ जी, ये नीट में आ रखा है भाई, ये वाला इन दोनों में से। आपको सोचना है कि
कौन, देखो दिमाग लगा के मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को पूरा भाव देके समझ के, ये मान के कि नीट में अगर आ गया तो क्या जवाब आएगा, अगर उस तवज्जो देके हर सवाल को करोगे ना तो दिमाग डेवलप होगा बढ़िया। कैजुअली कर लोगे ऐसे कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में ही तो है, तो वो कैजुअल एटीट्यूड कहाँ रहेगा आपका, एग्जाम में भी हो जाएगा। और एग्जाम में उस दिन आप सोचोगे कि आज मैं एकदम से बनूंगा शक्तिमान और आज मैं पूरा ध्यान से पूरा जान लगाऊंगा, लेकिन एकदम से वो ध्यान नहीं आएगा, वो टाइम के साथ आता है, फोकस के साथ आता है। इसलिए हर सवाल को जब भी करो फोकस के साथ करने की कोशिश करो। सारे शायद उस सिंसियरिटी से नहीं हो सकते, पर 70-80% भी कर लो, बहुत है। तो जब करो, जब जवाब दो तो सोच समझ के, आपका पूरा कन्विंसिंग होना चाहिए। जब वहां पे बबल भरोगे आप, तब तो सोचोगे 10 बार भरू के नहीं भरू, भरू के नहीं भरू, है। अब यहां पे खट से हाँ या भी दिमाग लगा के, ऐसे नहीं, बेवड़ापंती नहीं करनी अपने को, ठीक है ना। बताओ अब डर गए। देखो ना बताने से तो बेटर बताना, ठीक है, मतलब इसका आंसर बता दो, इसका ए आएगा। देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, पर इसके फैमिली बैकग्राउंड देखो, ये देखो, इसको एक बार भूल जाओ अगर, तो ये और ये लगभग सेम है। यहां कार्बन पे 2 H है और कार्बन पे H है, यहां पे उसकी जगह पे ये लगा है। अब ये बताओ, ये सब जो जमूरे हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का sp2, यानी दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाइड्रोजन का इंडक्टिव क्या होता है, 0, तो वो ना तो डोनेटिंग है ना ही विड्रॉइंग है। ये जो सारे ग्रुप हैं दे आर विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज। बात समझ में आई क्या, ऐसे होता है। तो ये बड़ा मेरे को सही लगा, मतलब इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन, इतना पपलू नहीं है, मतलब है ना। इसी का एक अलग वर्जन मैं आपको देता हूं पॉजिटिव चार्ज में, उससे मुझे पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में, मतलब कितना समझ में तुम्हें आया ये कंसेप्ट, यही वाला, यही कंसेप्ट लगा के पॉजिटिव चार्ज में करो इसको। ए रहेगा, बी रहेगा, अच्छा लास्ट टाइम नीट कब हुआ था, 17 जुलाई, हाँ जुलाई में हुआ था। ए या बी, बी रहेगा इस केस में। अरे भाई यहां प्लस है, तो प्लस में तो ऑर्डर वैसे भी रिवर्स होता है, लेकिन चलो वो तो रटने वाली बात होगी। लॉजिक ये है कि यहां पे प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, लेकिन ये जो ग्रुप्स लगा हुआ अलग से, ये क्या है, विड्रॉइंग, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा एक चीज कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि नीट 2023 की अगर अपन बात करें तो उसमें पर्टिकुलरली डिफिकल्टी लेवल पहले से इंक्रीज होगा एग्जाम का या डिक्रीज होगा, ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है और बहुत स्पेकुलेशन इस पे चलता है कि इस बार क्या होने वाला है। देखो भाई मैं बता रहा हूं, पिछले 2-3 साल से यही कयास लगाए जाते रहते हैं कि क्या होगा। पहली चीज डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो वो लगभग जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो अपने साथ नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ाने का स्कोप नहीं होता है। तो पेपर का लेवल जो है वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड टाइप से ही रहेगा। खास तौर पे जब से एनटीए ने होश संभाला है, मतलब जब से उन्होंने पेपर बनाना शुरू किया है, तब से ये एक पॉजिटिव चीज है कि पेपर का जो पैटर्न है वो काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है, मतलब इन द सेंस काफी एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आपको देना चाहूंगा वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेटेज। बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि लगभग हर चैप्टर को वो कवर करने का कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, कभी कभी किसी एक चैप्टर से सीधा 3-4 क्वेश्चन आ गए, किसी एक से आया ही नहीं। अब कोशिश ऐसी होती है, अगर आप पिछले कई सालों का पैटर्न देखोगे, कि लगभग दे ट्राई टू कवर एवरी सिंगल थिंग, ज्यादातर चैप्टर्स को वो प्रॉपर कवर करना चाहते हैं।
अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि अब वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। पहले कई बार जब एआईपीएमटी होता था या पहले जब एग्जाम होता था नीट का, तब हमारे कई सारे एग्जाम्पल आ जाते थे, जैसे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ जाता था, बेंजाइन साइन सब्स्टिट्यूशन आ जाता था, कई सारे ऐसे टॉपिक आ जाते थे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, हो जाता था ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है फॉर्चुनेटली। तो हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करना चाहिए, हमें मॉक टेस्ट जो है वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ही देना चाहिए। एनसीईआरटी को हमें टिप्स पे करना चाहिए जिसमें क्वेश्चंस का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे तो प्रॉपरली याद होता नहीं है, क्वेश्चंस की हेल्प से हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, दैट इज अ बेटर वे टू डू एनसीईआरटी। अगली बात, क्वेश्चन कुछ कुछ अच्छे लेवल के भी कर लेने चाहिए। बाय द वे पेपर का लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है, खास तौर पे फिजिक्स में, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स का दुखती रख क्या है? फिजिक्स। नॉर्मली वो ज्यादा रहता है और फिर केमिस्ट्री रहता है और बायो नॉर्मली कम दुखती रख रहता है। तो अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस चले जाओ, है ना। आप सभी को विद इन द सिलेबस ही करना चाहिए, राइट। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली वही रहने का एक्सपेक्टेशन है। अगला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि सर कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा, क्या पहले से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या रहेगा? तो यार देखिए, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही रहने वाले हैं, उसमें ड्रास्टिकली कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हर साल थोड़ी बहुत सीट्स इंक्रीज ही होती है। तो जो अपना कंपटीशन का लेवल है नीट 2023 में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स किस में लगे हुए हैं? बस मोटिवेट होने में लगे हुए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस मोटिवेशन, इमोशन यही चाहिए उनको, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। यानी लाखों स्टूडेंट्स अभी क्या हैं? डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनका सपना तो है एक डॉक्टर बनना, लेकिन वो सिर्फ सपना ही देखते हैं, उसके लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी एटीपीएंस हो, आप सभी रियल फाइटर्स हो, आप सभी को सिर्फ सपना नहीं देखना है, आप सभी को उसके लिए काम करना है। याद रखिए, मोटिवेशन, इमोशन, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन किससे होगा? काम से होगा, पढ़ाई से होगी, राइट। तो बात सिर्फ यही है कि इसका ध्यान रखिए, डिफिकल्टी लेवल, कंपटीशन लेवल सिमिलर रहने वाला है ना। एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर, उसको अच्छे से करिए, फोकस करिए। फोकस इज द की। ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करिए, कीप योरसेल्फ बिजी, वेरी बिजी, समय ही ना लगे आपको, है ना, बैठ के सोचने का, दैट इज द की। ओके, चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर द डे। अच्छा, मैंने बोला है आपको, क्या बोला है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, तो बस ये कर लो, ये जिसने नहीं किया वो कर ले जल्दी से। और आगे वाला मिला क्या आपको? अभी नहीं मिला? अच्छा, चलो आगे वाला भी डीपी वगैरह आपको जल्दी मिल जाएगा। और नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यू, अब कर सकते हो, स्टार्ट कर लो, है ना। फिर एकदम लोड नहीं आएगा कि एकदम से मैंने बोल दिया, है ना। चलो, ओके, बाय बाय।